हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और 1 आर्टिकल द हिंदू से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है द ब्रिज टू मॉस्को। इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये रिलेशन दोनों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्लोबल ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट है। 5 रीज़न दिए हैं इसमें, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितने ज़्यादा रिलेशन इंपॉर्टेंट है 2025 में इंडिया और रशिया का। नेक्स्ट है हॉकिश अप्रोच। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने जो पॉलिसी रेट कट किए हैं उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हुए हैं। जो इम्प्लीकेशन होने चाहिए वो इम्प्लीकेशन नहीं हुए हैं। एनोमली देखने को मिली है, क्यों मिली है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा आर्टिकल है, एक बार ज़रूर जो है इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पॉजिटिव डायरेक्शन। इंडिया और चाइना का रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। एलएसी में लगातार डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उसी के ऊपर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसे डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली उस पे लिंक पे जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सुबह 10-11 बजे कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, वो सब डल जाता है इंडियन एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी। और आप डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द ब्रिज टू मॉस्को। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल थीम की बात करें तो हम इसमें इंडो रशिया रिलेशनशिप की बात करेंगे एंड हाउ दिस रिलेशनशिप कैन प्रिवेंट फ्रैक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस ग्लोबल ऑर्डर। किस तरीके से ये जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को फ्रैक्चर होने से रोक सकती है, ये हमारा आर्टिकल का थीम है। 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कैसे ये रिलेशनशिप ग्लोबल ऑर्डर को वापस प्रिजर्व कर सकती है। इन 5 पॉइंट पर फोकस करेंगे। इसको आप नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट दोनों देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड्स इन 2025 विल बी शेप्ड बाय अ शिफ्ट इन ग्रेट पावर रिलेशनशिप. A new administration in US could upend its relation with old allies in Europe and intensify rivalry with चाइना। सो 2025 में जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से शेप होने वाले हैं कि किस तरीके से जो ग्रेट पावर हैं उनके रिलेशन शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ और बेहतर हो सकते हैं, साथ साथ यूएस की जो राइवलरी है चाइना के साथ वो और इंटेंसिफाई हो सकती है। हमें डोनाल्ड ट्रंप का एरा 2.0 एरा देखने को मिलेगा। तो जैसे भी रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के रहेंगे उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी ऑल ओवर द वर्ल्ड शेप होगी। इन अ अनसर्टेन वर्ल्ड इंडिया प्लेज अ लीडिंग रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस। चूँकि ये वर्ल्ड अनसर्टेन है, इंडिया एक लीडिंग रोल क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है, सो दैट बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड इन ग्लोबल ऑर्डर. The global community is watching New Delhi efforts to restore stability to its troubled relationship with China and wonders whether the Indo-US dynamic will recapture the energy that characterized it in Donald Trump's first term. In spite of all this, the most consequential bilateral relationship in 2025 will be between India and Russia. So, पूरा वर्ल्ड जो है न्यू दिल्ली के जो एफर्ट्स हैं उसे देख रहा है कि किस तरीके से न्यू दिल्ली जो चाइना के साथ रिलेशन है उसे बेहतर करने में लगा हुआ है। जो ट्रबल रिलेशनशिप चल रही थी उसे सुधारने में लगा हुआ है। मेंडिंग वेज चल रहा है चाइना के साथ। जो बॉर्डर इशू है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इसी पर डिस्कस भी करेंगे। इसके साथ साथ यूएस और इंडिया का रिलेशन कैसा रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के जो रिलेशन है वो काफ़ी क्लोज रिलेशन है। इवन आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अब की बार ट्रंप की सरकार नारा भी कहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो रिलेशन हैं काफ़ी क्लोज हैं। तो किस तरीके से यूएस और इंडिया के रिलेशन रहेंगे इस पर भी सबकी नज़र होगी। लेकिन 2025 में इंडिया के साथ जो रशिया के रिलेशन हैं वो कैसे रहेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप रहेंगे।
The strength of ties between New Delhi and Moscow matters to both countries. It touches core mutual areas, trade in energy, technological co-development and strategic interest. Russia remains India's most accommodating partner when it comes to high-tech supply. While the West, France and US in particular are relaxing rules for trade, with India in dual use technology, there is still a long way to go before New Delhi undersea and long range requirements are satisfied by the West. This is where Moscow steps in. So Moscow और न्यू दिल्ली के जो टाइज़ हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। इंडिपेंडेंस के बाद से ये फ्रेंडशिप चली आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं। दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो भी कन्वर्ज होते हैं, जैसे कि ट्रेड इन एनर्जी। इंडिया को तेल की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है और रशिया के पास वो है। इसके साथ साथ इंडिया को वेपन्स की ज़रूरत है, रशिया वो हाई टेक वेपन प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजिकल को डेवलपमेंट कर रहे हैं और दोनों के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी अलाइन होते हैं। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फ्रांस के साथ अच्छे हो रहे हैं, यूएस के साथ अच्छे हो रहे हैं, पर स्टिल अभी भी अगर हाई टेक्नोलॉजी की अगर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग वे टू गो है यूएस और फ्रांस के साथ। वहीं रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी बेहतर हैं और आगे भी आने वाले टाइम में भी ये रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। ये एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हो। द ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप बाय इंडिया एंड रशिया हैज़ बिन गिवन टू फिलीपींस टू फेंड ऑफ द चाइनीज़। सो जो फिलीपींस हैं उनको इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। फिलीपींस को क्यों चाहिए? चाइना से डील करने के लिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाया है? इंडिया प्लस रशिया ने बनाया है। चाइना क्या कर सकता था? रशिया को बोल सकता था कि भाई तुम इतने अच्छे फ्रेंड हैं हमारे, आपके साथ इतने अच्छे संबंध हैं, आप इंडिया को बोलिए कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस को ना दे। लेकिन रशिया और इंडिया के रिलेशन ऐसे हैं कि चाइना भी इस चीज़ को वीटो नहीं कर पाया। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिया दैट नो चाइनीज़ वीटो इज़ परमिटेड बाय मॉस्को ऑन सच सेल्स। अगर इंडिया नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि चाइना जो है वीटो नहीं कर पाता। इंडिया था इसलिए चाइना वीटो नहीं कर पाया और रशिया को अलाउ करना पड़ा बेसिकली कि आप बेच सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? दिस इज़ बट वन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिक नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। देयर क्लोजनेस विल हैव डीपर इम्प्लीकेशन इन 2025, अ ईयर इन विच इट विल बी रिकॉग्नाइज एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। सो आने वाला जो साल है 2025, इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो फार रीचिंग हो सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिए। यहाँ पर 5 वेज बताया गया है इन विच दिस रिलेशनशिप इज़ वाइटल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। 5 ऐसे मतलब वेज बताए गए हैं जिसके कारण ये रिलेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसे प्रिजर्व कर सकती है। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले India and Russia relationship serve as a bridge between the rest of the world and Russia polity that has been alienated by and has set out to further alienate the western ecosystem. Already Russia के ऊपर पूरा का पूरा क्या लग चुका है? वेस्टर्न कंट्री के द्वारा सैंक्शन लग चुके हैं। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं जो ब्रिज का काम कर सकता है वो इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप तो अभी भी स्ट्रांग है। इंडिया के रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यूएस से, वेस्टर्न कंट्री से, यूरोप से, इवन मिडिल ईस्ट कंट्री से भी इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अफ्रीका से तो है ही। सो ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया ब्रिज का काम कर सकता है रशिया के लिए, तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल ऑर्डर एंकर रशिया इट्स क्लोज पार्टनर टू अ सिस्टम दैट इट अदरवाइज सीक्स टू डिसरप्ट। इंडिया चाहता है भाई मल्टीलेटरलिज्म बने रहे, है ना, जो ग्लोबल ऑर्डर में पीस है वो बना रहे। और अगर कोई कंट्री रशिया को कोई भी बात प्रॉपरली कह सकता है
तो वो इंडिया ही है आज की तारीख में। ऑब्वियसली चाइना का रोल है, चाइना एक डोमिनेटिंग पावर ज़रूर है, पर एज अ फ्रेंड अगर कोई कह सकता है तो वो इंडिया ही है। सो इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसको रोकने में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, मीडिएटर का काम भी इंडिया कर सकता है। सो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? A Russia locked into servitude to Beijing interest would be profoundly inimical for the world order, the West in particular. India outstretched hand grant Russia the ability to maneuver and allow it to avoid capitulating completely to China demands. अगर आप देखें तो चाइना और रशिया जो एक्सिस है उसमें चाइना जो है डोमिनेटिंग या फिर बिग ब्रदर की तरह जो है दिख रहा है, वहीं रशिया जो है स्मॉल ब्रदर बोल सकते हैं, यंगर ब्रदर की तरह बेसिकली बिहेव कर रहा है। रशिया क्या चाहता है? रिलेशनशिप कैसी हो? इक्वल हो, लेकिन चाइना के साथ उसे ये रिलेशनशिप नहीं मिल सकती। इंडिया के साथ बिल्कुल मिल सकती है, पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स वो एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा है चाइना से, पर वो उसे मिलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं जो चाइना की डिमांड्स हैं उसमें कहीं फंस ना जाए, और इसलिए इंडिया के साथ रशिया के रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म में है जहाँ पर रशिया जो है इंडिया का यूज़ करता है टू बैलेंस द रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़ एंड चाइना। बेसिकली मैनूवरिंग करने में आसानी हो जाएगी रशिया को अगर चाइना साथ में होता है, काउंटर करने में आसानी हो जाएगी। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जितना रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रशिया और चाइना एक तरह से सोचने लग जाए और इक्वल्स की तरह पार्टनरशिप हो जाए तो डिसरप्शन कहीं ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये ऐसा कभी नहीं होगा। चाइना हमेशा जो है कभी इक्वल रिलेशन नहीं रख सकता। एक डोमिनेटिंग पावर है तो वो डोमिनेटिंग पावर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक, सो ये हमारा दूसरा रीज़न हो जाता है कि इंडिया रशिया के रिलेशनशिप स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, trade between India and Russia in fossil fuel is designed to be compliant with sanction meant to limit Russia profits. This to provide broader benefits to world. It bring valuable price stability and predictability to energy market. अब ये थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें जो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं उसको कंप्लाई करते हुए क्या कर रहा है? ऑयल इंपोर्ट्स कर रहा है। जब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो फिर उसको एक्सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन करके ही एक्सपोर्ट करेगा। वैल्यू एडिशन करके जब ये एक्सपोर्ट करता है तो मार्केट में जो ऑयल की सप्लाई है वो प्रॉपर पहुंच रही है, जो कि ज़रूरी है। अगर उस ऑयल की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्री के लिए। स्ट्रैटेजिकली तो वो ये चाहते हैं कि रशिया जो है बैक ऑफ कर जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इंडिया कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में ऑयल के प्राइसेस है उसे भी स्टेबल कर रहा है और ओवरऑल पॉलिटिकल ऑर्डर को डिसएरे में जाने से, स्लिप होने से रोक रहा है। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? Relationship allow for new possibilities in crucial Arctic region without India increasing strategic presence in the Arctic in partnership not just with the Russia but also with Europe and Nordic friends. A new Russia-China axis would have shaped the region future. This would have spelled disaster for ecology and security of global supply chain. अगर इंडिया की आर्टिक में प्रेजेंस नहीं बढ़ती है तो आने वाले समय में रशिया और चाइना एक्सिस बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है वर्ल्ड की इकोलॉजी के लिए। इन लोग बेसिकली चाइना ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। रशिया का भी वही कहीं ना कहीं स्टैंड है। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर इंडिया का थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है ना। चाहे ग्रीन हाउस गैस एमिशन देख लीजिए, उसे कम करने में लगे हुए हैं हम। सो ओवरऑल अगर इंडिया रशिया की पार्टनरशिप रहती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर है। चाइना रशिया की रहेगी तो डिसरप्शन 100% जो है होगा ही होगा। इंडिया ग्रोइंग रोल इंस्टेड ओपन बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल चेन्नई
Vladivostok corridor, co-owned by Russia and India, must be first step towards a more effective and inclusive connectivity and governance architecture for द रीजन। सो ये ऑलरेडी एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर जो कि ईस्ट रशिया के साथ जो है इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और आर्टिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ये इस तरह की जो स्टेप्स है ये इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडिया प्रेजेंस इन ग्रुपिंग विथ growing power and influence like BRICS and Shanghai Cooperation Organization ensure that these are not weaponized against the West। इंडिया की जो प्रेजेंस है ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एक चीज़ तो ये इंश्योर कर रहा है कि इस ग्रुप को एज अ एंटी वेस्टर्न कंट्री ग्रुप नहीं देखा जाएगा, इसे वेपनाइज्ड नहीं किया जाएगा। और अगर मैं बोलूँ जो बहुत अच्छे से जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसे पुट किया है कि इंडिया इज़ नॉन वेस्टर्न, इट इज़ नॉट एंटी वेस्टर्न। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। इंडिया नॉन वेस्टर्न है, इंडिया एंटी वेस्टर्न नहीं है। हम वेस्टर्न कंट्री पर रिलाय नहीं करते, वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन हम वेस्टर्न वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम एंटी वेस्ट भी नहीं है, हम विरोध में भी नहीं है। हम आपको पूरे तरीके से आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपका कंप्लीटली विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो है उनके स्टेटमेंट थे। दिस मॉडरेट एंड रीजनेबल एटीट्यूड शेप द एक्शन एंड पोजिशन ऑफ सच ग्रुपिंग। द एंट्री ऑफ न्यू दिल्ली कैंडिडेट, द वेस्टर्न फ्रेंड्स, यूएई, इजिप्ट, वियतनाम into BRICS as either member or partner has further moderated दैट ग्रुपिंग। सो जो नए फ्रेंड्स आ रहे हैं वो भी वेस्टर्न कंट्री के फ्रेंड हैं, फॉर एग्जांपल यूएई, इजिप्ट एंड वियतनाम। तो ओवरऑल जो एससीओ है, ब्रिक्स है, ये वेपनाइज नहीं होगा और एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं बनेगा। सो ओवरऑल जो है ये 5 रीज़न है जिसके कारण जो है वर्ल्ड ऑर्डर प्रिजर्व हो सकता है अगर इंडिया रशिया के जो रिलेशन है वो डीप होते हैं नेक्स्ट ईयर 2025 में। किस तरीके से अनफोल्ड होंगे वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। कंक्लूजन आप एक बार रीड कर सकते हैं, एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द एबिलिटी टू पार्टनर विथ नेशन दैट आर डीपली डिवाइडेड बाय जियो पॉलिटिक्स हैज़ बीन फीचर ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी सिंस इंडिपेंडेंस। है ना, तो हमारे उन कंट्री के साथ रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं जो बाकी कंट्री के साथ जिनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर वो कंट्री आइसोलेटेड है तब भी हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहे हैं और टाइट रोप में वॉक करने की हमारी हमेशा आदत रही है। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया हैं, पैलेस्टीन के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया हैं, सऊदी अरेबिया से हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग हैं, ईरान से हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों ही राइवलरी कंट्रीज़ रही हैं। सो हम टाइट रोप पे बहुत बढ़िया तरीके से वॉक करना जानते हैं, ये इंडियन डिप्लोमेसी की खास बात है। It is now only, however, that this ability will be revealed as essential to prevent the fracturing of the stressed global order. The India-Russia relationships of not just the two country in question, but the world. ये जो relationship है ये सिर्फ 2 कंट्री को के इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर रही है, बाकी पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को प्रिजर्व कर सकती है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ हॉकिश अप्रोच। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किए गए हैं। कितना पॉइंट? 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिया गया है और अब जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 4.25 और 4.5% के आसपास है। ठीक, सो ये आपका जो है करंट इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, आपको ये पूछा जा सकता है। मान लो कि यूएस फेड रिजर्व के रेट कट हो जाते हैं, सो उससे इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इनके रेट कट होंगे तो यहाँ पर लोन लेना आसान हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई यूनाइटेड स्टेट्स में। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या करेंगे, इंडिया के बैंक में 7% इंटरेस्ट है, उठाकर यहाँ आ जाएंगे, इंडिया के पास जो है जा कर के इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सो FDI और FII इसके आने की संभावना है। शेयर मार्केट आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जब यहाँ से डॉलर्स आएंगे तो जो रुपी होगा वो एप्रिशिएट होगा, डॉलर होगा वो वीक हो जाएगा। ये आने वाले टाइम में इस तरह के इम्प्लीकेशन होने चाहिए, थ्योरेटिकली यही होना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये आर्टिकल मैंने लिया है। हो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो यूएस फेड रिज़र्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने, चेयरमैन जेरोम पॉवेल हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो रेट कट है वो बहुत क्लोज़र कॉल था और पहले हम लोग 4 रेट कट करने वाले थे, अब 2 ही रेट कट किए जाएंगे। उसका रीज़न है इन्फ्लेशन और ऑब्वियसली जो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उसके कारण भी। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के कारण है ना क्या होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट 4 ईयर होंगे उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होगी। एक तो ये रहेगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके ऊपर टैरिफ ज़रूर अनाउंस करेंगे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि फर्स्ट वाले जो इनका टेन्योर था उसमें भी इसी तरह की चीज़ें देखने लगी। अब जब टैरिफ लगाएंगे तो वो इन्फ्लेशनरी होते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा या बढ़ा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं कर सकते, इसलिए जो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट करने की बात है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये पहला रीज़न है। दूसरा, जो टैक्सेस हैं उसे भी कट करेंगे। टैक्सेस कट करेंगे इसका मतलब सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। अगर सरकार का रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक पर आ जाएंगे, है ना कहीं तो, और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा। ये सब सारी चीज़ें होंगी तो इन्फ्लेशन आने वाले साल में बढ़ेगा। इसी कारण से जो रेट कट का प्रोजेक्शन था, पहले 4 टाइम्स कट करने वाले थे वो 2 टाइम्स कर दिया गया है और इससे जो पूरा मार्केट है ना, उन लोगों के जो रिएक्शन है वो नेगेटिव रहा। डॉलर स्ट्रांग हो गया और जो शेयर मार्केट थे वो गिर गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि होना अपोजिट था। इसलिए ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। कहीं आपने ये आर्टिकल पढ़ा तो आप ये ऐसा उल्टा ना सोचने लग जाएं कि अरे ये गलत, उल्टी चीज़ें कैसे हो रही है। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। सब कुछ एक्सपेक्टेशन का खेल है। इकॉनमी में एक्सपेक्टेशन ये थे कि 4 बार कट होंगे प्राइसेस, लेकिन 2 ही बार हो रहे हैं। उससे जो मार्केट है वो नाखुश है क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हाई ही रहने वाली है। ठीक। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए, स्पेशली जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था उसमें एक ब्रेक थ्रू मिला है। क्या ब्रेक थ्रू मिला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। द 23rd मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड चाइना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड द चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वांग ची was a milestone in the restoration of ties since October this year. So recently special representatives की मीटिंग हुई है, 23rd मीटिंग थी जिसमें अजीत डोवाल जी जो कि हमारे यहाँ से NSA हैं और चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, दोनों में मुलाकात हुई थी और जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ऑब्वियसली ग्राउंड ब्रेकिंग रिज़ल्ट्स हैं और दोनों के रिलेशन को रीस्टोर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिज़ल्ट्स आए हैं। Although the meeting of SR is a standalone process meant to look at the border boundary dispute and resolve differences over the 3,500 km long LAC, it had been paused since the military standoff in 2020. जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग थी वो 2020 में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद से बंद हो गई थी। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग है वो स्टैंड अलोन मीटिंग है। इसका मतलब इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि भाई जो बाउंड्री डिस्प्यूट है पूरा 3,500 किलोमीटर का, उसे हमें रिजॉल्व करना है वंस फॉर ऑल, परमानेंटली ये करना है। और ये 2005 के एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी 2020 के स्टैंड ऑफ के, दोबारा से लास्ट अक्टूबर की जो मीटिंग थी, है ना, उसके बाद से ये शुरुआत दोबारा से हुई है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं। देयर वर few first two. The two men meeting in their capacity as SR since 2019, although they have held talks in interim, such as high-level visit to China and also Mr. Dow traveling to Beijing since 2020. This indicates that the decision to hold the special representative talk as mandated by Prime Minister Modi and President Xi Jinping during the talks in concern in October is a signal that
With only LAC disengagement completed, New Delhi is willing to move ahead on other mechanism for talks being. There were a few first too. The two men meeting in their capacities as SR since 2019, although they have held talks in interim, such as high-level visit to China and also Mr. Doval traveling to Beijing since 2020. This indicates the decision to hold the special representative talks as mandated by PM and President Xi Jinping during the talks in Kazan in October is a signal that with only LAC disengagement completed, New Delhi is willing to move ahead on other mechanism for talks with Beijing. सो ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग है इस पर जो है फोकस किया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्पेशली LAC के लिए LAC के जो इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक मैसेज क्लियर है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी कज़ान में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें ये क्लियर कट कर दिया है इंडिया ने कि भाई हम एंगेजमेंट तभी करेंगे जब आप जो है LAC के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको आप पहले ख़त्म करिए, तभी हमारी एंगेजमेंट बेहतर होगी और बाकी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन, द टू साइड्स हैव एग्रीड। अब क्या क्या बात हुई वो देख लेते हैं। टू री स्टार्ट द कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम इंडिया, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से शुरू होने वाली है। द बॉर्डर ट्रेड इन सिक्किम, ये भी होने वाला है। और डेटा शेयरिंग फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, जो इंडस है और जितनी भी रिवर्स है ना आपकी ब्रह्मपुत्रा, उससे डेटा शेयरिंग की जाएगी इंडिया और चाइना के द्वारा। ये तीनों चीज़ जो है एग्री की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, बॉर्डर ट्रेड इन सिक्किम इसे चालू किया जा रहा है और ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का डेटा शेयरिंग। अदर सस्पेंडेड टाइट्स लाइक इंक्लूडिंग डायरेक्ट फ्लाइट, बिजनेस एंड स्टूडेंट वीज़ा लिबरलाइजेशन एंड जर्नलिस्ट एक्सचेंजेस आर अंडरस्टूड टू बी अंडर डिस्कशन। ये सारी चीज़ें इंडिया ने बंद करके रखी थी, ना डायरेक्ट फ़्लाइट जारी थी चाइना को, बिजनेस और स्टूडेंट वीज़ा भी जो है बहुत ही सख्त कर दिया था, बहुत ही रूल्स स्ट्रॉन्ग कर दिए थे, है ना, उसे भी लिबरलाइज कर दिया गया है ना। काफ़ी सारा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को कम्बरसम बना दिया गया था ताकि इतना आसान न रहे। तो ये सब किस लिए? क्योंकि इंडिया जो है ऑब्वियसली इंडिया की बॉर्डर में आके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तरीके से तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ही। तो जो दोनों के बीच के रिलेशन थे वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे थे, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की गई, इसे भी वापस नॉर्मलाइज किया जाएगा। ऑन बाउंड्री क्वेश्चन, दोवाल वांग टॉक्स yielded what the Chinese Ministry of Foreign Affairs termed as a six consensus and the Ministry of External Affairs referred to as a positive direction in its release. So boundary जो डिस्प्यूट था उसमें भी कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स यील्ड हुए हैं, है ना। चाइना का कहना है 6 कंसेंसस बने हैं और इंडिया ने बोला है कि हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है। दिस इन्वॉल्व कंटिन्यूइंग टू इम्प्लीमेंट द LAC डी एस्केलेशन प्रोसेस, रिवर्ट टू द SR प्रोसेस ऑन रिजॉल्विंग द बाउंड्री इशू अकॉर्डिंग टू 11 आर्टिकल सेट आउट इन 2005 एग्रीमेंट, स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एट द बॉर्डर एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस एंड एनहांस कोऑर्डिनेशन ऑफ SR प्रोसेस एंड वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर to follow up agreements and to hold the next oval talks in 2025 in इंडिया। सो ये जो है जो टॉक्स हुई है इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो LAC डी एस्केलेशन है वो कंटिन्यू हो सके। SR प्रोसेस, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस रिवर्ट बैक हो चुकी है ताकि जो बाउंड्री इशू है उसे रिजॉल्व किया जाए जो कि 2005 के 11 आर्टिकल में सेट आउट की गई थी। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी ले रहे हैं। बॉर्डर एरियाज़ में क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ट्रेड वापस शुरू हो गया जैसे हमने सिक्किम की बात की है, और जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो रही है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ये सारी चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट ईयर दोबारा से 2025 में भी टॉक्स होने वाली है। सो ओवरऑल जो ऑप्टिक्स और मैसेजिंग है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की वो कहीं ना कहीं ये है कि भाई री एंगेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 साल का स्टैंड ऑफ हो चुका है ऑलरेडी, दोनों कंट्री के बीच में सीरियस मिलिट्री टेंशन रही है और जो टाइज़ है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं और चाइना को भी ऑब्वियसली दिक्कत होगी क्योंकि इंडिया और US के रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा।
The meeting comes just ahead of 2025 that marks 75 years of diplomatic relation and likely visit to China by Mr. Modi as it hosts the next SCO मीटिंग। सो चाइना में नेक्स्ट SCO मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं। इंडिया और चाइना के 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज़ किया जाए और ये 75 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप को सेलिब्रेट भी किया जाए। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ ज़रूर रहे हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हाइफनेशन भी दिखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखें तो चाइना और इंडिया के टाइज ठीक ठाक रहे हैं। वाइल रिस्टोरिंग द लिंक इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी टू strike a note of caution that the situation caused by amassing of troops and LAC transgression by PLA in 2020 is not repeated। है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखने का, री एंगेजमेंट एंड ऑल ये सब ठीक है, ट्रेड वेड सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वापस 2020 जैसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। 2020 के पहले का, अप्रैल 20 के पहले का जो स्टेटस था वो वापस इंडिया को एंश्योर करना होगा। LAC में कोई चेंज इंडिया को टॉलरेट नहीं करना है, और उसके बाद जब सारी चीज़ें 2020 अप्रैल के पहले से तक हो जाती है उसके बाद ही ये रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इंडिया को नहीं करना होगा और तभी इंडिया को ये रिलेशन को आगे बेहतर नॉर्मलाइज करना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।